दिनेश भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तुझे एक बहुत सुंदर जगह ले जा रहा हूँ। अरे तू चल तो मेरे साथ, चला जा। मालती और दिनेश चलते चलते वो एक खूबसूरत सुनहरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे ये कितनी खूबसूरत जगह है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और ही दुनिया हो। तभी एक खूबसूरत सी जादूगरनी यक्षिनी वहां आ जाती है। ये सुनहरी दुनिया है मालती, अब से तुम यहाँ कैद होकर रह जाओगी, कभी वापस नहीं जा पाओगी। तुम तो कोई बहुत खतरनाक जादूगरनी हो। मुझसे क्या चाहती हो? दिनेश भाई, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मैंने तेरा सौदा कर दिया बहन। मेरे 3 भाइयों ने मेरा खर्चा नहीं उठाया और मुझे घर से निकाल दिया, और इसलिए मुझे उससे बदला भी लेना था और धन भी चाहिए था। मैं किसी तरह इस जादूगरनी तक पहुंच गया। इसने मुझे ढेर सारा धन दिया और बदले में मैंने तुझको इसको दे दिया। मेरा बदला भी पूरा हुआ और धन भी मिल गया। ये सुनकर मालती फूट फूट कर रोने लगती है। आप अपने ही सगे भाई बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे तीनों भाई मुझे जरूर ढूंढ लेंगे, देखना। तभी यक्षिनी दिनेश को एक चिट्ठी देती है। ये लो, ये चिट्ठी अपने तीनों भाइयों तक पहुंचा देना। दिनेश वहां से चला जाता है और यक्षिनी मालती को लेकर गायब हो जाती है। दरअसल सुंदर गांव में मालती अपने 3 भाइयों के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। चौथा भाई दिनेश अलग रहता था और उसके तीनों भाई भी उससे बहुत प्रेम करते थे। पर अगली सुबह जब वो तीनों सोकर उठे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि मालती घर में कहीं भी नहीं थी। अरे हाँ रमेश, पता नहीं कैसे आज हम दोनों इतनी देर तक सो गए, लेकिन मालती कहाँ है? वो तो हमसे पहले उठती है और हमें भी वही जगाती है। अरे हाँ यार, मालती कहाँ है? अरे लगता है यहीं कहीं बाहर होगी। चलिए चलकर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई चलो। और फिर वो तीनों मालती को ढूंढते हैं और उसके ना मिलने पर आंगन में परेशानी से खड़े होते हैं। अरे पता नहीं मालती आखिर कहाँ चली गई है। अरे हाँ, ये तो बहुत परेशानी की बात है भाई। मालती बिना बताए तो कभी नहीं जाती है, खासकर सुबह में। तभी राकेश की नजर एक सुनहरी चिट्ठी पर पड़ती है। अरे अरे ये क्या? ये चिट्ठी किसकी है? खोल कर देखो, इसमें क्या लिखा है। हो सकता है मालती ने ये चिट्ठी हमारे लिए छोड़ी हो। हाँ, खोलो इसे देखो तो इसमें क्या लिखा है। तुम मालती को ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। पहले खुद को इस काबिल बनाओ और मेरी रहस्यमयी सुनहरी दुनिया में आओ, फिर अपनी बहन को ले जाओ। अरे भाई ये क्या है? ये सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं। अरे ये क्या? आखिर ये चिट्ठी में लिखा क्या है और मालती को कौन ले गया है? अरे वो तो इस सुनहरी दुनिया में जाकर ही पता चलेगा। हाँ, इससे पहले मालती के साथ कुछ गलत हो जाए, हमें वहां जाना होगा। हाँ, हमें अपनी एक लौती बहन को किसी भी तरह सही सलामत बचाना होगा। हम अपनी बहन को उस जगह से जरूर वापस ले आएंगे। तीनों अपने अनोखे सफर के लिए तैयार हो चुके थे। तभी दिनेश वहां आ जाता है। अरे कुछ पता चला मालती का? हैं? अरे तुम तीनों से एक बहन नहीं रह पाई हैं? भाई हम तीनों से ढूंढने जा रहे हैं, तुम भी चलो। अरे कोई घर संभालने वाला भी तो हो। है? तुम तीनों जाओ, मैं घर का ख्याल रखूंगा। ठीक है भाई। और तीनों भाई निकल पड़े और तीनों ने तय किया, एक काम करते हैं, एक ही दिशा में गए तो समय बर्बाद होगा। हम तीनों अलग अलग रास्ते पर सफर करेंगे और ऐसे में जो पहले मालती के पास पहुंचेगा वो उसे छुड़ा लेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और अगर हम तीनों को मालती का सुराग नहीं मिला तो याद रखना, हम तीनों मायावी जंगल में बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो चलो चलो। और फिर वो तीनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं।
जहाँ सुरेश पहाड़ी इलाकों में पहुंचता है तभी उसे वहाँ एक राजकुमार दिखाई देता है। हाँ, अरे मैं चलते चलते पहाड़ी पर आ गया, लेकिन मालती का तो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। अरे प्यास भी लगी है, क्या करूं? वहाँ कोई राजकुमार है, मैं उससे पानी मांगता हूँ, थोड़ी तो राहत मिलेगी। सुरेश राजकुमार के पास जाकर उससे कहता है, राजकुमार, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं जिससे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं? नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे गरीब नालायक को अपना पानी दूंगा? कभी नहीं। जो किसी लायक के न हो मैं उसकी हरगिज मदद नहीं करता। अरे राजकुमार, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भला आपने मेरी बुद्धि का कमाल अभी देखा ही कहाँ है? अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी बुद्धि का घमंड दिखाना चाहते हो, लेकिन पता है तुम मुझे एक मूर्ख और नालायक इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं लगते। तुम क्या ही कर पाओगे? अरे आप मुझे फूलिये से मत आकिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है। ओहो, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया हूँ। अगर हम दोनों में से जिसने भी ये खजाना पहले ढूंढा वो असल बुद्धिमान कहा जाएगा। क्या मुझे इस राजकुमार की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए कि या कहीं ये समय की बर्बादी तो नहीं? लेकिन नहीं, उस चिट्ठी में तो खुद को काबिल बनाना था। हो सकता है ये मेरा पहला इम्तिहान हो और मुझे मालती को ढूंढने का सुराग भी मिल जाए। अरे क्या सोच रहे हो? बस निकल गई हवा। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम देखना, कुछ भी हो पहले खजाने का पता तो मैं ही लगाऊंगा। ठीक है राजकुमार जी, ये तो समय बताएगा। खैर, अब हम इस खजाने तक पहुँचने के लिए पहले इस नक्शे को देखते हैं। ठीक है, तुम देख लो, मैंने तो देख ही लिया है। और फिर सुरेश उस नक्शे को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे इस नक्शे में तो हल्की सी स्याही लगी है, शायद मैं सोच रहा हूँ वो सही होगा। क्या हुआ, समझ नहीं आया होगा ना? ये नक्शा तुम्हारे बस की बात नहीं है। खैर जाओ, कर लो एक कोशिश। वैसे तो पता मैं भी लगाऊंगा उस खजाने का। अरे राजकुमार, मैं सब समझ गया हूँ और मुझे पता चल गया है कि वो खजाना कहाँ छुपा है। इस नक्शे में तो साफ पता चल रहा है, इसलिए अब मैं ही इस खजाने तक पहले पहुंचूंगा। ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या वाकई इसको इस खजाने का असली रास्ता पता चल गया है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। ऐसा करता हूँ, मैं इसके पीछे जाता हूँ और फिर वो खजाना पहले मैं ढूंढ लूंगा। राजकुमार ये सोचकर सुरेश के पीछे जाते हैं, जबकि सुरेश अंधाधुन रास्तों पर चलता रहता है। लगता है वाकई ये एक बुद्धिमान आदमी है, जब ही तो इस नक्शे को देखकर इसने रास्ते का पता लगा लिया है। अरे वो रही उस खजाने तक पहुंचने की दिशा। लेकिन एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी राजकुमार को क्या पता कि मैं उस खजाने तक पहुंच ही गया हूँ। सुरेश पेड़ से टेक लगाकर आंखें मूंद लेता है। अरे वाह, इसका मतलब है कि इसने उस खजाने के रास्ते को ढूंढ निकाला और ये सोने वाला है। खैर अच्छा ही है, जब तक आराम करेगा तब तक मैं इस खजाने तक पहुंच जाऊंगा। सुरेश सोने लगता है। उसे सोता देख चुपचाप राजकुमार उसकी बताई दिशा में खजाना ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें जाता देख सुरेश अपनी आंखें खोल लेता है। अरे मूर्ख राजकुमार, फंस गया मेरे जाल में है? अब मैं पहुंचता हूँ असली खजाने तक। इसने तो गलत दिशा पकड़ ली क्योंकि मैंने इसे गलत दिशा दिखाई। बेवकूफ राजकुमार, इंसान को खुद की बुद्धि पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। खैर अब मैं चट्टान के पास असल जगह जाता हूँ जहाँ वो खजाना मौजूद है। चलो भैया। सुरेश चट्टान के पास जाता है जहाँ से पानी की धारा बहती होती है।
जबकि दूसरी तरफ राजकुमार एक ही अलग रास्ते पे निकल गया था। अरे ये क्या, अब मैं तो जंगल की सरहद पर आ गया हूँ। यहाँ तो कोई खजाना नहीं है और आगे रास्ता भी बंद है। जरूर उस सुरेश ने मुझे पागल बनाया है। वो तो सच में शातिर भी निकला और बुद्धिमान भी। मुझे वापस जाना होगा, इससे पहले वो खजाना लेकर उड़ जाए। वो जरूर खजाना लेकर भागने वाला होगा। राजकुमार सुरेश को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर आ जाता है और सुरेश पे चिल्ला पड़ता है। दुष्ट, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। वहाँ उस जगह पर कोई खजाना नहीं था। हाँ, क्योंकि खजाना यहाँ है। ये देखो कितना सारा खजाना है। अरे, तुम्हें कैसे पता कि ये खजाना यहाँ मौजूद है? ये जगह तो नक्शे से भी अलग लग रही है। क्योंकि जिस समय आपने मुझे अपना नक्शा दिया था, तब मैंने उसमें एक हल्का सा शाही का निशान देखा था, जो सिर्फ धूप के पड़ने पर ही नजर आ रहा था। और मैं समझ गया कि ये इस जगह का संकेत है। मानना पड़ेगा कि वाकई तुम एक बुद्धिमान हो और जीत दिमाग की होती है, सिर्फ ताकत की नहीं। इसलिए तुम मुझे मेरे कहे शब्दों के लिए माफ कर दो। ये लो पानी, अपनी प्यास मिटा लो। सुरेश पानी पीकर राजकुमार का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ राकेश मालती को ढूंढने के लिए बंजर पथ पर निकल पड़ता है। कब से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। अरे मैं किधर जाऊं? पता नहीं मालती कहाँ होगी। मालती, मालती! तभी पीछे से दो खतरनाक चोर उसका रास्ता रोक लेते हैं। रुक जा, वरना मारा जाएगा। तुम तो चोर हो ना? मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे जाने दो। तू हमें जानता नहीं है, हम बहुत शातिर चोर हैं। अब जो कुछ भी है तेरे पास जल्दी निकाल, वरना मैं तुझे इस चाकू से यहीं अभी के अभी खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बस ये कुछ सिक्के हैं, मैं इनको तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? वरना जान से जाना पड़ेगा। तुझे नहीं पता हम इस राज्य के वो चोर हैं जिनको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। राजा के कितने सिपाही हमें ढूंढने निकले हुए हैं, पर आज तक नहीं पकड़ पाए। ये सुनकर राकेश सोच में पड़ जाता है। अरे, मेरे पास तो बस यही सिक्के हैं। अगर मैंने इन्हें दे दिए तो आगे का सफर मैं कैसे तय करूंगा? कैसे कुछ खाऊंगा पीऊंगा? अगर नहीं खाया तो जिंदा नहीं रहूंगा। फिर मालती को कैसे ढूंढूंगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। अरे, क्या सोच रहा है इतनी देर से? चल अब दे, मुहूर्त निकल रहा है इन सिक्कों को देने का, जल्दी दे। अरे सुनो, तुम इस चंद सिक्के को लेकर क्या करोगे? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सारा खजाना दिलवा सकता हूँ। क्या खजाना? मगर कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। मैं राजा का खास आदमी हूँ। मंत्री से मेरी खूब अच्छी दुआ सलाम है और मुझे पता है कि महाराज अपना खजाना कहाँ रखते हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन अगर रहे और सैनिकों ने हमें पकड़ लिया तो? अरे, आज तक कोई तुम्हें पकड़ पाया है क्या? अरे, कोई नहीं शक करेगा मेरे साथ। बस जब धन मिल जाए तो थोड़ा धन मुझे भी देना पड़ेगा। भाई, मेरा भी तो कुछ फायदा हो, हैं? ये सुनकर दोनों चोर खुश हो जाते हैं। बोल तो सही रहा है। हाँ, अगर हमने उस खजाने को पा लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम मुझे अपना धन दो, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ वहां जाऊंगा तो लोग शक करेंगे। ठीक है, ये लो, अब जल्दी ले चलो हमें वहां। राकेश उनके खजाने की पोटली लेता है और फिर उन दोनों को महल के पास लेकर जाता है। अरे तुम यही रहना, मैं अंदर जाकर मंत्री को बातों में उलझाता हूँ। जैसे ही इशारा करूँ समझ जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। खुद अंदर जाकर मंत्री जी कहते हैं,
मंत्री जी, मैं राकेश हूँ और आप सब बहुत दिनों से जिन 2 चोरों को तलाश कर रहे थे, आज मैं उन्हें खुद यहाँ लेके आया हूँ। क्या? ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्या सच में वो चोर तुम्हारे साथ है? लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मैं तो तुमको जानता भी नहीं। अभी कुछ समय में आपको खुद पता चल जाएगा। बस आप मेरे इशारा करते ही महाराज को लेकर वहां पहुंच जाइएगा और इन दोनों चोरों को अंदर आने दीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। और फिर राकेश उन दोनों चोरों के पास जाता है और कहता है, सुनो, तुम दोनों अंदर आ जाओ, रास्ता साफ है। बराबर वाले कक्ष में जाओ, वहां पर तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा और फिर तुम उन्हें लेकर भाग जाना। हाँ, ठीक है, हम अभी आते हैं। और फिर दोनों चोर जैसे ही खजाने के कक्ष में जाते हैं, वैसे ही राकेश के इशारे पर मंत्री जी महाराज को लेकर वहां जाते हैं और राकेश ये सब देखकर वहां से चला जाता है। अरे राजा और मंत्री यहाँ, अरे वो राकेश कहाँ है? महाराज, आज सालों की चोरियों के बाद ये चोर पकड़े गए। ये सब उस बुद्धिमान राकेश की वजह से हुआ है। अच्छा, तो तुम दोनों ने हमारे राजवासियों का जीना हराम कर रखा था, लेकिन भला हो इस बुद्धिमान आदमी का, जिसने अपनी बुद्धि से तुम्हें हम तक पहुंचा दिया। लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, इन्हें कैद कर दो। राकेश की चालाकी पे चोर पकड़े तो गए, जो मन ही मन अपनी बेवकूफी पर खुद को कोस रहे थे। अरे भाई, हमने उस आदमी पर भरोसा ही क्यों किया? तभी राजकुमार शौर्य भी वहां आ जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। राजा राजकुमार को राकेश की सारी बात बताकर कहते हैं, और इतना ही नहीं, चोरों से मिला माल भी यहीं छोड़ गया। और इतना ही नहीं, साथ में एक चिट्ठी छोड़ गया कि ये सारा धन गरीबों में बंटवा देना। काश मैं उस बुद्धिमान आदमी से मिल सकता। अरे पिताजी, पता है आज मुझे भी एक बुद्धिमान आदमी मिला था, लेकिन वो मुझसे बात किए बिना ही वहां से चला गया। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी उस इंसान से मिलना चाहूंगा। पर पिताजी, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि हम तो उन्हें जानते ही नहीं हैं। हाँ, सही बात है, लेकिन अगर भगवान ने हमारे नसीब में उनसे दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। वहीं तीसरा भाई रमेश, जिसे रास्ते में कुछ नहीं मिला। लगता है मेरे दोनों भाई बरगद के पेड़ के पास मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे वहीं पहुंचना होगा। जैसे ही रमेश पहुंचा तो दोनों भाई पहले से ही वहां मौजूद थे। अरे क्या हुआ मालती, आप दोनों को मिली क्या? कुछ सुराग लगा? नहीं, अभी तक तो नहीं। पता नहीं कहाँ होंगी। हमारी मालती हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ भाई, हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा उस तक पहुंचने का। क्या? अरे अब क्या होगा? अभी तक तो हम उस रहस्यमयी सुनहरी दुनिया में जाने का रास्ता ही नहीं मिला, तो हम मालती को कैसे ढूंढेंगे? तभी राकेश की नजर एक छोटे से रास्ते पर पड़ती है। वाह, वो देखो, उस जगह पर कैसी अजीब सी चमक है। चलो हम तीनों वहां जाकर देखते हैं, शायद वहां कुछ है। और फिर वो तीनों जैसे ही झील के पास पैर रखते हैं, वो अचानक उस रहस्यमयी सुनहरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वही खूबसूरत फूलों का बगीचा था। हर तरफ खूबसूरत फूल खिले थे, जहां मालती उस जादूगरनी की कैद में होती है। जैसे ही वो आगे चले, एक विचित्र जगह में वो पहुंच जाते हैं। अचानक उनके पैर जम जाते हैं। अरे ये क्या? मेरे पैर जम गए हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी। लगता है ये किसी जादू का असर है। अरे ये क्या हो रहा है? तभी उन्होंने देखा कि मालती सामने कैद थी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, भैया बचाओ मुझे, भैया ये शिका है, भैया ये यक्षिका रानी, ये खतरनाक जादूगरनी है, ये मेरी बलि देने वाली है। अरे वाह, तुम तीनों आकर्षित भाई तो बड़ी जल्दी आ गए। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वैसे मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी,
तभी तो मैंने वो चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी थी। अरे छोड़ दो, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। क्यों लाई हो उसे यहाँ? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? 100 सालों से तुम जैसे हिम्मत वाले बुद्धिमान मनुष्य का इंतजार कर रही थी मैं, और अब मैं तुम चारों की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगी, ना कि इस मालती को अपनी कैद से आजाद करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम कैसे पहुंची हमारी बहन तक, बताओ। अरे तुम्हारी ही एक लालची भाई ने मेरी मदद की। मैंने उसे धन दिया और उसने अपनी बहन का सौदा कर दिया, और तुम्हारी बहन को मेरी दुनिया तक छोड़ गया। अब समझ आया दिनेश भाई हमारे साथ क्यों नहीं आए। हाँ भैया, दिनेश भैया नहीं मुझे धोखे से इसके पास छोड़ दिया। बहुत समय बर्बाद हो गया और मैं अभी के अभी तुम चारों की बलि लूंगी। तैयार हो जाओ। यक्षिका ये कहकर अपने जादू से उन तीनों भाइयों को फूलों के बगीचे में एक पेड़ से बांध देती है और बलि देने का इंतजाम करती है। जब रमेश अपने दोनों भाइयों से धीरे से कहता है, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम इस जादूगरनी से बल से नहीं जीत सकते, क्योंकि इसमें खुद को इस सफेद चक्र में रखा हुआ है, जिससे हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हाँ, अब हम जादूगरनी से बुद्धि के बल पर आजादी हासिल करेंगे। हाँ, लेकिन हमें करना क्या होगा? और फिर रमेश अपने दोनों भाइयों को इशारों में सारी बातें समझाता है, जिसे समझकर वो दोनों कहते हैं, ठीक है, हम सब समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं अपना नाटक शुरू करता हूँ। वैसे सुनो, वैसे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, सुनहरी दुनिया की रानी। मेरा नाम यक्षिका है। ये नाम तो बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। क्या कहा तुमने? मेरा नाम मेरी तरह सुंदर है। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम हो ही इतनी सुंदर। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ आया था और मेरी नजर पहली बार जब तुम पर पड़ी, तो मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, वाकई तुम एक बहुत सुंदर प्यारी हो। तुम तो इस दुनिया की नहीं, बल्कि तुम्हें हमारी इंसानी दुनिया की रानी होना चाहिए। लेकिन तुम मुझे कैसे अपनी दुनिया की रानी बनाओगे, क्योंकि तुम तो राजा नहीं हो। हाँ, मैं राजा तो नहीं हूँ, लेकिन एक बुद्धिमान तो हूँ। और भूलो मत कि हम अपनी बुद्धि के कारण ही यहाँ आए हैं। तो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर ही हमारी दुनिया की रानी बना दूंगा। अच्छा, पता है तुम लोगों को कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुझे कभी किसी ने सुंदर नहीं कहा, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो तो सच ही होगा। खैर बताओ, मुझे क्या करना होगा? रमेश इस तरह झूठ बोलने पर यक्षिका इंसानी दुनिया की रानी बनने के लालच में आ ही जाती है। जब रमेश कहता है, आज ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुम इस सफेद चक्र से बाहर आकर मेरी गिरी हुई इस लॉकेट को मुझे उठा कर दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, जरा जल्दी करो सुंदरी। और फिर यक्षिका अपने सफेद चक्र से बाहर आती है। जब रमेश कहता है, सुनो सुंदरी, तुम इस लॉकेट को रहने दो। एक काम करो, पहले तुम मुझे खोल दो ताकि मैं तुम्हें अपने साथ जल्दी से मैं तुम्हें अपनी दुनिया ले चलूं। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है रमेश, मेरे इस चक्र से निकलते ही मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई हैं। लेकिन अब मुझे तुम्हारी दुनिया की रानी बनना है, वहाँ की ताकत हासिल करनी है। हाँ, बिल्कुल। तुम पहले हम तीनों के हाथ खोलो। रमेश के कहने पर जादूगरनी अपनी बची हुई ताकत से उन तीनों को पेड़ से आजाद कर देती है। अब अचानक वो तीनों भाई उस कमजोर जादूगरनी पर हमला कर देते हैं। धोखा, मेरे साथ तुम तीनों ने धोखा किया। हाँ, क्योंकि तुम इस काबिल हो। भला हम अपनी मासूम बहन को तुम्हारे कैद में कैसे रहने देते? इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारे ही झूठ के जाल में फंसा दिया। हाँ। ये कहकर तीनों भाई उस जादूगरनी को उसी मायावी जलती अग्नि में फेंक देते हैं, जिससे उसका जादू खत्म होकर और वो वहीं भस्म हो जाती है और मालती आजाद हो जाती है। भैया, मेरे प्यारे तीनों भैया, आप तीनों ने मुझे बचा लिया। हाँ मेरी प्यारी बहना, अब समय है दिनेश को सजा देने का।
और फिर वो चारों अपने घर वापस आ जाते हैं और दिनेश के पास जाते हैं। दिनेश, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन को बेच दिया, इसलिए धनी बन गया था ना तू। लेकिन तुम बच कैसे गए उस खतरनाक जादूगरनी से? अब तो चल, तेरा फैसला अब राजा करेगा। ये सुनकर दिनेश फूट फूट कर रो पड़ता है। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो भाइयों। अरे कैसे दे दे मौका? अगर कुछ हो जाता हमारी इकलौती बहन को तो क्या करते? तू चल हमारे साथ। चारों भाई बहन दिनेश को खींचकर महल ले जाते हैं। महाराज, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये कातिल है मेरी बहन का। हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? तीनों भाई पूरी बात बता देते हैं। इसको सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे कारावास में डाल दो। महाराज, ये वही बुद्धिमान है जिसने चोरों को पकड़वाया था। हाँ पिताजी, और ये वही है जिसने हमारा खजाना ढूंढने में मदद की थी। अरे हमें तो आपसे कब से मिलना था, और वाकई आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात और कहनी थी हमें। जी महाराज, कहिए, क्या बात करनी थी आपको हमसे? हम चाहते हैं आप तीनों बुद्धिमान भाई की इकलौती बहन मालती का विवाह हमारे पुत्र राजकुमार शौर्य से हो जाए। अरे महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात होगी। जी 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 महाराज, भला मालती को राजकुमार शौर्य से अच्छा जीवन साथी कहाँ मिल सकता है। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारे भाई दिनेश को कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, ऐसे गद्दार को सजा मिलनी ही चाहिए। और फिर उन तीनों भाइयों की रजामंदी से उनकी बहन मालती का विवाह राजकुमार शौर्य से हो जाता है और दिनेश को 10 साल की सजा हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।